नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां के सभी निकायों को एक पोर्टल पर लाया जाएगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस महीने के आखिर में ई नगरपालिका 2.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रहा है। फिलहाल प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ई नगरपालिका 1.0 के जरिए 22 नागरिक सेवाएं दी जा रही हैं। इसमें 15 मॉड्यूल शामिल हैं। ई नगरपालिका को अलग अलग विभागों जैसे उद्योग, राजस्व, पंजीयन विभाग और भारत सरकार के अहम मोबाइल एप्लीकेशन उमंग से भी जोड़ा जाएगा। नए पोर्टल में एक मॉड्यूल और 2 सुविधाएं के साथ ही GIS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसके चलते अब कॉमन सर्विस सेंटर, ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ ई नगरपालिका 2.0 को भी जोड़ा जाएगा। इसके चलते नगरीय निकायों द्वारा सभी नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्यप्रणाली, हर तरह के भुगतान व बजट प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से लाया जा सकेगा। यह परियोजना नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार की गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश भाजपा के चुनाव में इस बार नहीं होगा उम्र का कोई क्राइटेरिया। किसी भी उम्र का व्यक्ति इस बार संगठन चुनाव में हो सकेगा शामिल। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव का 14 नवंबर से आगाज होने जा रहा है। 14 से 20 नवंबर के बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी 65,015 बूथों पर चुनाव आयोजित करेगी। इस बार के चुनाव की खूबी यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसी भी प्रकार के उम्र का बंधन नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी उम्र का कार्यकर्ता इस बार संगठन चुनाव में शामिल हो सकता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ संगठनात्मक चुनाव में शामिल होकर के वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। फिलहाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया है, तो मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं के माथे में चिंता की लकीरें भी देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं भाजपा ने जिस प्रकार से उम्मीद की थी कि कहीं भी मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, आपसी सामंजस्य से चुनाव हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने उम्र का क्राइटेरिया हटा दिया है, उसके बाद कई जगहों पर टकराव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने सभी जगहों पर अपनी टीम तैनात कर दी है, जिससे समन्वय के साथ यह चुनाव हो जाए और किसी भी प्रकार का वाद विवाद की स्थिति न निर्मित होने पाए। भारतीय जनता पार्टी ने क्राइटेरिया हटा करके यह बता दिया है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में संगठन में शामिल हो सकता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार से 14 से 20 नवंबर के बीच में होने वाले चुनाव में बहुत सारे बुजुर्ग भाजपा के नेता भी कहीं न कहीं अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्र। राजधानी की सड़कों पर हाई वोल्टेज बुलेट की जो आवाज होती है वो होगी बंद। देखा जाता है कि जिस प्रकार से बुलेट के खरीदने के बाद उसके साइलेंसर बदल दिए जाते हैं, उससे कई प्रकार की परेशानियां और प्रदूषण होता है। शान की सवारी बुलेट से ध्वनि प्रदूषण करने वाले अब पुलिस के टारगेट पर रहेंगे। भोपाल पुलिस ने बुलेट के साइलेंसर से फायर करने जैसी आवाज निकलने की शिकायतों के बाद ऐसी तमाम बुलेट मोटरसाइकिल को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेट एक ऐसी मोटर बाइक है जो दर्शकों से शान की सवारी मानी जाती है। पहले के दौर जहां इसे खरीदना ही स्टेटस सिंबल माना जाता था, तो वहीं आज के युवा अपने शान बढ़ाने के लिए यह बाइक खरीदते हैं। लेकिन कई लोग कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर हटाकर तेज आवाज वाले साइलेंसर इसमें फिट कर लेते हैं। भोपाल में लिंक रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान बुलेट की पकड़ा जिसमें मॉडिफाई साइलेंसर लगा था। पुलिस ने इसे जब्त कर साइलेंसर निकलवा दिया। इधर डीएसपी प्रियंका शुक्ला का कहना है कि असामाजिक तत्वों
द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बुलेट यानी शान की सवारी मानी जाती थी, लेकिन युवा है कि मानते नहीं हैं और साइलेंसर बदलकर कई प्रकार की आवाजें उस बुलेट से निकालते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती है, जिसको लेकर हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों में बुलेट को लेकर और साइलेंसर को लेकर कानूनी कार्रवाइयां हुई, लेकिन युवा है कि मान नहीं रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर पुलिस प्रशासन सख्त हुआ और यातायात पुलिस कार्रवाई के लिए अब सड़कों पर उतरेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंदौर से रीवा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। इंदौर में त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इंदौर से रीवा के मध्य दोनों दिशाओं में एक एक फेरा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसमें यह स्पेशल ट्रेन आज रात को रीवा से चलकर कल सुबह इंदौर पहुँचेगी। वहीं इंदौर से रीवा के लिए इस स्पेशल ट्रेन का संचालन कल से शुरू होगा, जो इंदौर से दोपहर 1 बजे चलकर शुक्रवार दोपहर रीवा पहुंचेगी। इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में सतना, मेहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाम नगर एवं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। इस ट्रेन में एक फर्स्ट एसी, एक सेकेंड एसी, 4 थर्ड एसी, 13 स्लीपर, 3 सामान्य कोच व 2 LAR कोच के साथ चलेगी। गौरतलब है कि आज रीवा से इंदौर के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं कल इंदौर से रीवा के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। रायपुर के सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग के मामले में रायपुर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी फरार होकर उड़ीसा पहुंच चुके थे, जिन्हें रायपुर पुलिस ने उड़ीसा में जाकर गिरफ्तार किया है। सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग के मामले में रायपुर पुलिस ने उड़ीसा से दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अब्दुल शेख गफ्फार और हीरा छुरा को क्राइम ब्रांच की टीम ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरोपियों को फरार होने में मदद करने वाले 2 और युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। जेल कांड के मामले में शामिल अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि सेंट्रल जेल के बाहर गोली कांड से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुकी थी। IG अमरेश मिश्रा ने भी रायपुर पुलिस को निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाए, साथ ही सभी को कड़े निर्देश दिए गए थे। फायरिंग करने वाले और उनके साथ देने वाले 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब तक इस पूरे मामले में 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक इस तरह के मामले रायपुर में अंकुश लग पाते हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। क्षेत्र में खत्म हुआ हाथी का खौफ, वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक हाथी के बच्चे का किया रेस्क्यू। पिछले 2 दिनों से चंदिया और बड़वारा के बीच बनी हुई थी हाथी की मूवमेंट। कटनी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भटक कर आया हाथी का शावक रेस्क्यू कर लिया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम के साथ कटनी और उमरिया वन विभाग की टीम ने शावक का रेस्क्यू किया। 2 दिनों से शावक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और चंदिया सहित कटनी की सीमा के गाँव में घूम रहा था। गांव में हाथी शावक की मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में थे। वन विभाग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पुलिस राजस्व की टीम निगरानी और सुरक्षा में लगी हुई थी। 4 हाथी दल, 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मौके पर तैनात थे। कटनी जिले के बड़वारा और चंदियावन परिक्षेत्र की सीमा में लगातार हाथियों की मूवमेंट के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने भोपाल से अनुमति लेकर रेस्क्यू की तैयारी शुरू की। बुधवार को सुबह से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कटनी उमरिया की टीम ने घोड़ाकला से हाथी शावक का रेस्क्यू किया। हाथी शावक की उम्र लगभग 1.5 वर्ष बताई जा रही है। सर्चिंग के लिए अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्य वन संरक्षक अमित दुबे ने बताया कि हाथी के बच्चे का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। हाथी की उम्र करीब 1.5 साल है। रेस्क्यू किए गए हाथी के बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। भविष्य में इस तरीके की हाथियों की मूवमेंट रहवासी इलाकों में न हो, इसे लेकर समय समय पर वन विभाग अभियान चलाने की बात कह रहा है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। प्रदेश की बीजेपी सरकार नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का चुनाव एक साथ करने जा रही है। पहले यह चुनाव 6 महीने के अंतराल में होता था। प्रदेश की साय सरकार नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 का प्रकाशन भी कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय IAS ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर लिया है।
नगरीय निकायों का कार्यकाल भी 6 महीने बढ़ा दिया गया है ताकि दोनों चुनाव एक साथ कराए जा सके। इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, उपचुनाव भी हारने वाली है, इसलिए इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। हिट एंड रन मामले से एक बार फिर दहला शहर। तेज रफ्तार कार चालक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, बच्चे को कुचलकर भागा कार चालक। पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है आरोपी कार चालक को। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत गुजर रहे एक दंपत्ति को कार चालक ने टक्कर मार दी। उस दौरान दंपत्ति की गोद में बैठा 2.5 वर्ष का बच्चा उछला और कार के नीचे आ गया, जिसे कुचलते हुए कार चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, ना ही कार चालक को गिरफ्तार किया। इस वजह से नाराज मृतक के परिजन और क्षेत्रीय जनों ने कोतवाली थाने का घेराव किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर एसपी ने उचित और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना और घेराव तो समाप्त करा दिया है और अब कार चालक की तलाश की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जरूरी है कि एक बार फिर वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग स्किल को दोबारा निखारना होगा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भिंड कलेक्टर ने एक अनोखी पहल चालू की। जहां अभी तक कलेक्टर जिला स्तर पर जन सुनवाई करते थे, वहीं उन्होंने अब की बार शिक्षकों के भी जन सुनवाई की। शिक्षकों के भी जन सुनवाई उन्होंने की, इसमें भारी मात्रा में भिंड जिले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शिक्षकों की लगातार बढ़ती हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को शिकायत निवारण शिविर के तौर पर जन सुनवाई का आयोजन किया है। यह जिले में पहली बार हुआ जिसमें किसी जिलाधीश ने शिक्षकों के ऑफिस में जाकर उनकी जन समस्या सुनी, जिसमें जिले के दूर दराज के इलाकों से आए शिक्षक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें भिंड कलेक्टर ने प्रत्येक शिकायतकर्ता को मिठाई खिलाई और उनकी शिकायत सुनी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं कुछ शिक्षकों को गलतियों सामने आने पर फटकार भी लगाई। जन सुनवाई के दौरान आजाद अध्यापक संघ के अध्यक्ष संतोष लहरिया ने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा यदि कलेक्टर साहब ज्ञापन के कुछ बिंदुओं पर टाइम लिमिट की कार्रवाई के निर्देश देते हैं तो 80% से अधिक शिक्षकों की समस्या का निराकरण पूर्णतः हो जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आवेदनों पर कार्रवाई की बात कही। उपस्थित हुए। अब देखने वाली यह बात है कलेक्टर की इस अनोखी पहल से कितने शिक्षकों की समस्या का समाधान हुआ और कितने लोग अपनी समस्याओं से संतुष्ट हुए। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। सिवनी मालवा में नहरों की दुर्दशा हो रही है और इस ओर अभी वरिष्ठ अधिकारियों का किसी का भी ध्यान। सिवनी मालवा में नहरों की हालत खराब है। तवा नहर में पानी छोड़ा गया है जो जल्द ही पहुंचने वाला है, परंतु अधिकारियों की अनदेखी के कारण नहरों की साफ सफाई के अभाव में मान्यर से लेकर नहरों तक में कचरा और झाड़ियां खड़ी हैं। ऐसे में टेल क्षेत्र के किसानों को नहर का पानी कैसे मिलेगा, किसानों को चिंता सता रही है। जब नहर विभाग ने सफाई नहीं कराई है तो टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा। विडंबना यह है कि आर्थिक ताकत बनने का सपना दिखाने वाले अधिकारियों के पास किसानों का दर्द समझने के लिए दिल ही नहीं है। नहरों की हालत इतनी बद से बदतर है कि इस समय किसी भी नहर में पानी तो दूर इसकी साफ सफाई तक नहीं हो पाई। यहाँ कागजों में सब कुछ जरूर ओके है, लेकिन वास्तविकता क्या है यह किसानों से पूछा जाए तो आप हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। सिवनी मालवा में फैले नहरों के मकड़ जाल की इन दिनों स्थिति यह है कि यहाँ माइनर से लेकर नहरों तक में कचरा हो रहा है, झाड़ियाँ खड़ी हैं, सफाई के नाम पर यहाँ कोई कार्य नहीं किया गया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब विभाग ने इनकी सफाई नहीं कराई है तो टेल क्षेत्र के पानी कैसे पहुंचेगा। वहीं कई जगहों पर नहरों की पुल पुलिया की दीवारें भी टूटी पड़ी हैं, जिसकी मरम्मत कराने की भी विभाग ने अभी तक सुध नहीं ली है। औपचारिक तौर पर सड़क किनारे पुताई करा दी गई ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ दिखा सकें। किसानों का कहना है कि नहरों की सफाई और मरम्मत नहीं होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा टेल के किसानों की परेशानी होगी। किसानों ने बताया कि जब हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है तब कभी भी नहरों में पानी नहीं होता। ऐसे में फसलों की सिंचाई काफ़ी प्रभावित होती है। तवा नहर से पानी छोड़ा गया है जो कि सिवनी मालवा की नहरों में पानी आने वाला है, परंतु अभी तक नहरों की सफाई नहीं हुई है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, परंतु वह ना तो कार्यालय में मिले और ना ही मोबाइल उठाया। क्षेत्र के किसान इस वर्ष भी परेशान होंगे।
क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों के ध्यान नहीं है। जबकि शासन द्वारा पैसा तो पर्याप्त दिया गया है, लेकिन साफ सफाई का अभाव है और नहरों में पानी छोड़ तो दिया गया। तवा नहर विभाग द्वारा यहाँ पे पानी छोड़ा गया, लेकिन अभी मुख्य नहर से पानी छोड़ा है, अन्य नहरों में आना बाकी है और टेल क्षेत्र में तो शायद संभव ही नहीं है कि इस वर्ष पानी पहुँच पाए। किसान जो प्रतिवर्ष परेशान होते हैं वह इस बार भी परेशान होंगे। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। सफेद सोने के उत्पादन के साथ ही शुरू हुई जिनिंग फैक्ट्रियां। कपास का मुहूर्त 6,971 रुपए खुला। जिनिंग फैक्ट्री में कपास का मुहूर्त शुरू हुई फैक्ट्रियां। किसानों के खेतों से निकलने लगी सफेद सोने की फसल। 6,971 प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई खरीदी शुरू। पिछले साल 7,500 से अधिक था कपास का दाम। सफेद सोने के बम्पर उत्पादन के लिए जाने जाने वाला सौसर इस बार मौसम की मार के चलते कपास का बम्पर उत्पादन से पिछड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक कपास की फसल बाजार में आई है तो वही कपास की जिनिंग मशीन जहां विजयादशमी में शुरू हो जाती थी अब शुरू हो पाई है। वही आज सौसर के राठी जिनिंग में कपास खरीदी 6,971 प्रति क्विंटल का मुहूर्त किया गया। वही आगे कपास के दाम में तेजी होने की बात कह रहे हैं, तो वही सीसीआई ने फिलहाल कपास की खरीदी शुरू नहीं की है, तो मार्केट के दाम से सीसीआई के दाम अब भी कम है। मध्य प्रदेश में पूर्व में मंडी टैक्स अधिक था, जिससे जिनिंग व्यवसायी महाराष्ट्र में अपनी जिनिंग संचालित करने लगे थे, किंतु अब मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स कम होने से जो कपास मिलें महाराष्ट्र में पलायन कर रही थी अब वह थमने लगी है। देखना है किसानों को कपास का दाम कब तक अच्छा मिल पाता है। जिनिंग यूनिट के मालिकों का कहना है कि कपास के दाम जो है अभी कम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर के कारण जो है रेट कम है, किंतु कुछ दिनों बाद यदि मॉइस्चर कम होता है तो रेट भी बढ़ने की संभावना है। देखना है किसानों के कपास का दाम कब तक बढ़ पाता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। मामला ललितपुर जनपद के विकास खंड बार अंतर्गत बड़ौदाडांग का है, जहां आम जनता को सदर विधायक द्वारा एक रैन बसेरे का 5 वर्ष पूर्व शिलान्यास किया गया था। 5 वर्ष पूर्व रैन बसेरे का शिलान्यास होने के बाद यह रैन बसेरा की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, जो कि लगभग 10 लाख रुपए की कीमत की पड़ गया, लेकिन अभी तक आम जनता इसका उपयोग नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें रंगाई पुताई भी नहीं की गई एवं न ही दरवाजे लगाए गए हैं और इसे इस प्रकार ही बनाकर छोड़ दिया गया है। और अब तो लोग यह भी कह रहे हैं कि इसमें बरसात के समय पानी भी चूने लगता है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गड्ढा बने रह गए। किसने बनवाया था, कौन सी विभाग से बना था ये? बुंदेलखंड पैकेज के अंदर से उनमें बोर्ड लिखे अकेले ना, तो हमने ठेकेदार को देखा है, तो कौन ठेकेदार है, किसने बनवाए हैं। सीटें मीटर कुछ ऐसी नहीं है। विधायक जी आए थे, आप बोल रहे थे उद्घाटन में बता रहे थे, उद्घाटन में आए थे। ये है क्या, ये बनाया था ये धर्मशाला, तो ये चूता है बरसात में पानी के। अभी का बना हुआ है अभी पूरा ही तो भाव नहीं है, पूरा तो भाव नहीं है, अधूरे तो रहेगा डर के। तो अब की बार पानी छू रहा था। हाँ, अब की पानी छू रहा था है। ठेकेदार को पता ही नहीं है, ठेकेदार का कोई मालूम ही नहीं है कि यहाँ चल गया है। आपके माध्यम से इस बात की जानकारी हुई है। निश्चित रूप से मैं दिखवाऊंगा कि शिलान्यास के बाद वहां पर काम क्यों नहीं, क्या कारण है, कोई भुगतान में गड़बड़ी है अथवा कार्यदायी संस्था की लापरवाही है, जिसकी भी लापरवाही। लेकिन जब सदर विधायक राम रतन कुशवाहा जी के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने जांच करने की बात कही है एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। ललितपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए महेंद्र बुंदेला। सड़कों को लेकर जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोई खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंबिकापुर से महिंद्रा जाने वाले मार्ग की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाओं के साथ ही यहाँ गंभीर हादसे भी हो रहे हैं। कुछ माह पूर्व ही सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज समेत सरगुजा कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मोटरसाइकिल पे सड़क का निरीक्षण किया गया था और जल्द बनाने की बात कही गई थी, मगर समय बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जहाँ लोग सड़कों से उड़ने वाले धूल से परेशान हैं, वहीं स्थानीय लोगों की बात करें
तो लोगों का कहना है इस सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बता दें ये जो सड़क है कटनी से गुमला जाने वाले नेशनल हाईवे 43 की सड़क है ये, मगर अब तक इसका निर्माण नहीं कराया जा सका है। संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जाता है। देखना होगा कि लोगों की समस्याओं का निराकरण कब तक हो पाएगा और सड़क कब तक बन पाएगी। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।